नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम मारवाड़ राज्य के राठौड़ वंश के बारे में अध्ययन कर चुके थे। आज हम बीकानेर के राठौड़ वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। बीकानेर का राठौड़ वंश यानी राठौड़ों का जो राज्य था वो मारवाड़, कहने का मतलब जोधपुर, उसके अलावा बीकानेर और उसके अलावा कहाँ था, किशनगढ़ में। तो किशनगढ़ वाले तो कोई विशेष इंपॉर्टेंट है नहीं। बीकानेर का राठौड़ वंश हम यहाँ आज का हमारा विषय रहेगा, बीकानेर का राठौड़ वंश। तो बीकानेर के राठौड़ वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले हम बीकानेर के बारे में कुछ प्रारंभिक बातों का अध्ययन करते हैं। बीकानेर प्राचीन काल में जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? जांगल प्रदेश। महाभारत में इसको जांगल प्रदेश या कुरु प्रदेश क्या कहा जाता था? कुरु प्रदेश के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा इसको कुरु जांगला, माद्रे जांगला या जांगलू प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तो बीकानेर के महाभारत काल में जो नाम थे वो जांगल प्रदेश या कुरु प्रदेश के नाम से हम पुकार सकते हैं। इसको अन्य नामों से अगर जाने तो कुरु जांगला के नाम से, माद्रे जांगला या जांगलू प्रदेश के नाम से जाना जाता था। बीकानेर का एक अन्य नाम और मिलता है, राती घाटी। प्राचीन काल में इसको राती घाटी के नाम से भी जाना जाता था। कई इतिहासकारों के अनुसार जो नागौर, अजमेर और मुल्तान के मार्ग जहां पर आकर मिलते थे प्राचीन समय में, वो क्षेत्र कहलाता था राती घाटी। तो बीकानेर का प्राचीन जो नाम मिलता है वो राती घाटी भी मिलता है। यहाँ जांगला शब्द बार बार आ रहा है, जांगला यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो इसी कारण बीकानेर के जो शासक रहे हैं वो जय जांगलधर बादशाह की उपाधि धारण करते थे। की उपाधि यहाँ के शासकों ने ग्रहण की थी। तो यहाँ के शासक जय जांगलधर बादशाह की उपाधि भी ग्रहण करते हैं। और बीकानेर का जो नाम मिलता है जांगल प्रदेश, कुरु प्रदेश, इसकी जो राजधानी मिलती है हमें, वो प्राचीन काल में जो राजधानी थी वो थी कौन सी? अही छत्रपुर। तो ये प्राचीन समय में इस प्रदेश की या जांगल प्रदेश की क्या हुआ करती थी? राजधानी हुआ करती थी। इसके बारे में हमें शुरुआती जो जानकारी मिलती है वो ये मिलती है। अब बीकानेर का जो राठौड़ वंश था, इसका आपको पता है संस्थापक होगा कौन? बीका। संस्थापक कौन है? राव बीका। और बीकानेर के राठौड़ वंश की जो कुलदेवी है, कुलदेवी कौन है? तो ये है नागणेची माता। और इसके अलावा बीकानेर के राठौड़ों की जो इष्ट देवी वो कौन सी है? करणी माता। और बीका ने तो करणी माता के आशीर्वाद से ही अपने राज्य का विस्तार किया था। प्रत्येक कार्य में करणी माता के आशीर्वाद से ही अपने राज्य के प्रशासन को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते थे। तो राव बीका बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक रहा। अब देखिए, हम बीकानेर के राठौड़ वंश को जानने से पहले शुरुआत में जानते हैं कि बीकानेर का राठौड़ वंश स्थापित हुआ राव बीका के द्वारा। उससे पहले राठौड़ों का जो शासन था वो मारवाड़ में था, जोधपुर में शासन हुआ करता था। और वहाँ के शासक थे जोधा। कौन थे? जोधा। तो जोधा की रानी थी नौरंगदे सांखला जोधा की रानी थी। प्राचीन काल में जो राजा हुआ करते थे उनकी कई रानियां हुआ करती थी, कोई गिनती नहीं है दोस्तों, क्योंकि जिनकी उपयोगिता है इतिहास में उन्हीं के बारे में यहाँ हमें उनका विवरण प्राप्त होता है। तो जोधा की रानी थी नौरंगदे सांखला, और इस नौरंगदे सांखला से जो पुत्र पैदा हुए उसका नाम था एक राव बीका और एक का नाम था बीदा। तो
जोधा के भाई भी थे, जोधा के भाई का नाम क्या था? कांदल। क्या नाम था? कांदल। जोधा के भाई का नाम कांदल। तो राव बीकाने अपने चाचा, ये इनकी क्या हो गए भाई? चाचा हो गए। जोधा के भाई हैं तो इसका मतलब कांदल क्या हो गए? बीका के चाचा हो गए। तो राव बीकाने अपने चाचा कांदल के साथ में कर्णी माता के आशीर्वाद से, किसके आशीर्वाद से? कर्णी माता के आशीर्वाद से बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना की थी। देशनोक में मंदिर है कर्णी माता का, आपको पता है, तो वो भी बीकानेर बनवाया था, जिसको आधुनिक स्वरूप सूरत सिंह ने दिया था। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, प्रारंभिक जानकारी है बीकानेर के राठौड़ वंश के बारे में। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और सभी शासकों के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा राव बीका। और राव बीका के शासनकाल के बारे में जो जानकारी मिलती है वो 1465 से 1504 ईस्वी के मध्य। राव बीका का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो ये रहा 1465 से 1504 ईस्वी के मध्य। अब देखिए 1465 में इन्होंने 1465 में राव बीका ने जांगल प्रदेश को जीत लिया। किस प्रदेश को जीता? जांगल प्रदेश के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, जांगल प्रदेश को जीत लिया और जीतकर इसके ऊपर जांगल प्रदेश पर अपना क्या कर लिया? अधिकार कर लिया राव बीका ने। और उसके पश्चात इन्होंने कर्णी माता के आशीर्वाद से, प्रत्येक कार्य में ये आशीर्वाद इन्हीं का रखते थे, कर्णी माता के आशीर्वाद से ये कोडमदेसर गए। कहां पर गए? कोडमदेसर। और कोडमदेसर में अपने आप को राजा घोषित कर दिया, अपने आप को क्या कर दिया? राजा घोषित कर दिया। और कोडमदेसर को अपनी प्रारंभिक क्या बनाया? राजधानी बनाया। ऐसी जानकारी इतिहास में हमें राव बीका के बारे में मिलती है कि कर्णी माता के आशीर्वाद से कोडमदेसर गए, वहां पर अपने आप को क्या घोषित कर दिया? राजा घोषित कर दिया और प्रारंभिक राजधानी बनाया किसको? कोडमदेसर को। और कोडमदेसर में एक भैरव जी का मंदिर भी बनवाया, भैरव मंदिर बनवाया। कहां पर? कोडमदेसर में भैरव मंदिर बनाया कोडमदेसर में। अब कोडमदेसर में पहले से ही शासन था भाटियों का। किसका था? भाटियों का। तो भाटियों ने इस बात का क्या किया? विरोध किया। भाटियों ने इस बात का क्या किया? विरोध किया। तो विरोध किया तो उसके पश्चात ये कोडमदेसर से आगे बढ़े और 12 अप्रैल 1488 को इन्होंने फिर कर्णी माता के आशीर्वाद से बैसाख शुक्ल तृतीया को बीकानेर शहर की नींव रखी। बीकानेर शहर की क्या रखी? नींव रखी। तो बीकानेर शहर की नींव रखी किसने? बीका ने। कोडमदेसर से फिर चले गए कहां पर? बीकानेर चले गए। यह कहने का मतलब यहां जाकर इन्होंने नया शहर बसाया बीकानेर। 12 अप्रैल 1488 को कर्णी माता के आशीर्वाद से ही इन्होंने कौन सी तिथि को? वैशाख शुक्ल तृतीया, जो हमारे हिंदी महीनों में आप आखा तीज या अक्षय तृतीया के नाम से भी इसको जानते हैं। तो आखा तीज के दिन राव बीका ने बीकानेर शहर की नींव रखी थी। किसके आशीर्वाद से? कर्णी माता के आशीर्वाद से। और बीकानेर को राठौड़ वंश की क्या बनाया? राजधानी बनाया। तो कोडमदेसर आरंभिक और उसके बाद में बीकानेर शहर को अपनी राजधानी बनाया किसने? राव बीका ने। आसानी से याद होने वाली बात है, राव बीका और राजधानी बीकानेर। अब देखिए तो यहां पर देखिए राव बीका को बीकानेर के
राठौड़ वंश का, बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक, राठौड़ वंश का संस्थापक, इसके अलावा आदि पुरुष, आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है। बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक आदि पुरुष या मूल पुरुष कौन है? राव बीका है। इन्होंने अक्षय तृतीया यानी आखा तीज को बीकानेर शहर की नींव रखी 1488 ईस्वी को करणी माता के आशीर्वाद से। तो अक्षय तृतीया यानी आखा तीज को बीकानेर शहर में क्या उड़ाई जाती हैं? पतंगे। क्या उड़ाई जाती हैं? पतंगे उड़ाई जाती हैं। तो ये भी ध्यान में रखना है, बीकानेर शहर में क्या उड़ाई जाती हैं? पतंगे। इस खुशी में पतंगे उड़ाई जाती हैं। यानी इन्होंने राव बीका ने यही शुरुआत की थी उस समय जब बीकानेर बसाया था। आज भी बीकानेर में अक्षय तृतीया को क्या उड़ाई जाती हैं? पतंगे उड़ाई जाती हैं। और इसकी शुरुआत राव बीका के समय से ही हुई थी। जबकि अमूमन जो पतंगे उड़ाई जाती हैं वो हमारे यहाँ जो मकर संक्रांति होती है उस अवसर पर उड़ाई जाती हैं, लेकिन बीकानेर में जो पतंगे उड़ाई जाती हैं वो आखा तीज के अवसर पर उड़ाई जाती हैं। ये बात भी ध्यान में रखनी है। 12 अप्रैल 1488 को करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर की नींव रखी। इस बात की जो जानकारी मिलती है वो हमें एक दोहे के माध्यम से भी मिलती है। देखिए किस प्रकार से है वो दोहा। प्रसिद्ध दोहा है, दोहा है 1545 सूद वैशाख सुमेर, सूद वैशाख सुमेर थावर बीज थरपियो, थावर बीज थरपियो बिको बीकानेर, बिको बीकानेर। ये जानकारी मिलती है एक दोहे के माध्यम से जो जोधपुर शहर बसाया, बीकानेर शहर बसाया गया था राव बीका के द्वारा, उसके बारे में। 1545 उस समय 1545 क्या थी? विक्रमी संवत। क्या थी ये? विक्रमी संवत। विक्रमी संवत थी ये 1545। तो 1545 विक्रमी संवत हो गई। आपको पता है ये 57 साल आगे चलती है। तो 1488 में अगर आप 57 जोड़ेंगे तो आपको 1545 मिलेगा। तो विक्रमी संवत तब कौन सी थी? 1545। 1545 सूद, सूद का मतलब शुक्ल, इसका मतलब क्या होता है? शुक्ल। तो ये शुक्ली यानी ये समय था शुक्ल। वैशाख का मतलब आपका वैशाख का महीना हो जाएगा, यानी वैशाख शुक्ल हो गया अपने आप ही। और थावर बीज, थावर उस दिन क्या था? शनिवार था। उस दिन क्या था? शनिवार। बीज का मतलब होता है द्वितीया। जो दूज होती है उसको हम क्या कहते हैं? बीज के नाम से जानते हैं। जबकि ये तृतीया को स्थापित हुआ था। ठीक है, यानी कहने का मतलब दोहे में तो ये दूज के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन वास्तविक रूप से जो आधिकारिक रूप से नींव रखी गई थी वो कब रखी गई थी? वो तृतीया को रखी गई थी। तो इसलिए अक्षय तृतीया यानी अगले ही दिन, दूज के बाद में तृतीया थी। तो तृतीया का त्यौहार आपको पता है अक्षय तृतीया के रूप में जाना जाता है। तो ये दिन तय किया बीका ने। तो लेकिन दोहे में तो दूज आता है भी। थावर बीज थरपियो बिको बीकानेर, यानी 1545 वैशाख शुक्ल तृतीया को, उस दिन शनिवार था और द्वितीया था। द्वितीया की तिथि थी हिंदी महीनों के हिसाब से। बीकानेर की यानी बीका जी ने बीकानेर की नींव रखी, यानी उसको थरप दिया, स्थापित कर दिया। तो ये दोहा भी इतिहास में आपको ध्यान में रखना है ताकि सभी बातें आपको आसानी से पता चले। यहाँ पर द्वितीया के बारे में पता चलता है, लेकिन अगले ही दिन अक्षय तृतीया होने के कारण ये उत्सव का दिन चुना राव बीका ने और उस दिन फिर इसकी नींव स्थापित की थी। अब देखिए आगे इनके शासनकाल के बारे में। इन्होंने देशनोक में करणी माता का मूल मंदिर बनवाया। देशनोक में करणी माता का क्या बनाया? मूल मंदिर।
देशनोक में करणी माता का मूल मंदिर बनाया किसने? राव बीकाजी ने। करणी माता ये चूहों की देवी कहलाती है, चूहों की देवी, इसे चूहों की देवी कहा जाता है। और यहाँ जो सफेद चूहे होते हैं उनको काबा कहा जाता है। सफेद चूहों को क्या कहा जाता है? काबा। और चारण जाति के लोग इन सफेद जो चूहे हैं इनको अपना वंशज मानते हैं। और ये करणी माता चारणों की कुल देवी भी है। चारणों की क्या है? कुल देवी। चारणों की कुल देवी ये है करणी माता। और करणी माता के जो अन्य मंदिर हैं आपको पता है, अलवर में भी है, उदयपुर में भी है। उदयपुर में तो इनके नाम पर क्या है? एक रोपवे भी है, रोपवे, करणी माता रोपवे। ठीक है, तो ये चूहों की देवी, सफेद चूहों को यहाँ पर काबा कहा जाता है। और ये जो सफेद चूहे होते हैं वो चारण जाति के लोग अपने इनको पूर्वज मानते हैं। चारणों की ये कुल देवी थी करणी माता। करणी माता के जो मूल नाम था वो रिद्धिबाई था। क्या नाम था? रिद्धिबाई। रिद्धिबाई, इनका मूल नाम क्या था? रिद्धिबाई था। और ये जो शुरुआत में आई थी नेडी नामक स्थान पर आई थी, नेडी नामक स्थान पर। और इन्होंने दियात्रा गांव, कौन सा गांव? दियात्रा गांव, जो ये बीकानेर में ही पड़ता है, यहाँ पर इन्होंने समाधि ली थी। दियात्रा गांव में क्या ली थी? समाधि। किन्होंने? करणी माता ने। तो ये भी इनके बारे में ध्यान में रखना है। मूल मंदिर का निर्माण बीकानेर ने करवाया और इसको जो आधुनिक स्वरूप है वो सूरत सिंह ने दिया। आधुनिक स्वरूप है वो किसने दिया? सूरत सिंह ने। सूरत सिंह ने दिया था। और बीकानेर के राठौड़ों की ये क्या है? इष्ट देवी। बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी है। ये आपको इनके बारे में ध्यान में रखना है। इसके अलावा राव बीकानेर में नागणेची माता का मंदिर बनवाया। बीकानेर में क्या बनवाया? नागणेची माता का मंदिर। नागणेची माता का मंदिर बनाया। तो बीकानेर में नागणेची माता का मंदिर किसने बनवाया था? तो ये राव बीका ने बनाया था। और इसमें बीकानेर के नागणेची माता के मंदिर में जो नागणेची माता की जो मूर्ति है ये मूल रूप से काष्ठ की है। काष्ठ की मूल प्रतिमा। और ये जोधपुर से लेकर आया राव बीका। आपको पता है कि बीका ने अपने पिता जोधा से वचन मांगा था कि मुझे आपके जो राज चिन्ह है साम्राज्य के वो चाहिए, मुझे यहाँ का शासन नहीं चाहिए। तो जोधा ने उनको वचन दिया था कि आपको यहाँ मेरे क्या मिलेंगे? राज चिन्ह आपको दे दिए जाएंगे। लेकिन जोधा की मृत्यु के बाद में जो सूजा शासक बने जोधपुर के, उन्होंने राज चिन्ह देने से मना कर दिया राव बीका को। तो उसके बाद में बीका ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। तो हाडी रानी जो जसमादे थी, सूजा की माता और जोधा की जो पत्नी थी, वो उन्होंने बीच में पड़कर उस झगड़े का अंत करवाया और सूजा को कहकर वो सारी चीजें, राज चिन्ह वगैरह किसको दिला दिए? राज चिन्ह दिला दिए किसको? बीका को। राज चिन्ह सारे बीका को दिला दिए 14 प्रकार के। और उसमें राव सिंहा का चंदन का सिंहासन। क्या था? चंदन का सिंहासन। जोधा का राजमुकुट। अन्य कई प्रकार की चीजें थी, भाला, तलवार। तो ये सारी की सारी बीका अपने साथ लाया और इनको कहां पर स्थापित कहां पर रखा? तो ये जूनागढ़ दुर्ग में। कहां पर रखा? जूनागढ़ दुर्ग में। नागणेची माता का मंदिर भी कहां पर है? जूनागढ़ दुर्ग में। तो यहाँ पर ये सारी चीजें बीका ने रखी हुई। ये इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा इन्होंने बीकानेर में एक लघु दुर्ग नाम है बीकाजी की टेकरी। बीकाजी की टेकरी, लघु दुर्ग बीकाजी की
टेकरी इसका निर्माण कराया, इसका निर्माण शुरू करवाया, लेकिन पूरा नहीं हुआ, लेकिन ये पूरा नहीं हुआ। तो लघु दुर्ग बीकाजी की टेकरी इसका निर्माण भी आरंभ करवाया राव बीका ने, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया। ये राव बीका के शासनकाल की कुछ प्रमुख बातें हैं। एक बार पुनः रिपीट कर लें ताकि हमारा जो शुरुआती कॉन्सेप्ट है वो आसानी से क्लियर हो जाए। देखिए, हम बीकानेर के राठौड़ वंश के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। बीकानेर को जांगल प्रदेश या कुरु प्रदेश के नाम से जाना जाता था। महाभारत काल में इसकी राजधानी अहिछत्रपुर हुआ करती थी। इसके अलावा कुरु जांगला, माद्रे जांगला, जांगलू प्रदेश के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसी कारण जांगलधर बादशाह की उपाधि बीकानेर के शासक धारण करते थे। अन्य नाम इसका राती घाटी भी मिलता है। अब देखिए, बीकानेर में राठौड़ वंश का संस्थापक राव बीका हुआ और इनकी कुलदेवी नागणेची माता और इष्ट देवी करणी माता थी। राव बीका जोधा का पुत्र था। जोधा की रानी नौरंगदे सांखला के 2 पुत्र थे, बीका और बीदा। और बीका ने अपने चाचा यानी जोधा के भाई कांदल के साथ मिलकर देशनोक में करणी माता का आशीर्वाद लिया और उस करणी माता के आशीर्वाद से इन्होंने कहां पर आक्रमण कर दिया? जांगल प्रदेश पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करने के पश्चात इसके ऊपर अधिकार कर लिया 1465 में। तो राव बीका 1465 से 1504 तक बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक, आदि पुरुष और मूल पुरुष कहलाएगा। करणी माता के आशीर्वाद से कोडमदेसर नामक स्थान पर गया, वहां अपने को राजा घोषित कर दिया, अपनी राजधानी बनाया इसको, जिसका भाटियों ने क्या किया? विरोध किया। कोडमदेसर में एक भैरव मंदिर का निर्माण करवाया और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। कोडमदेसर से फिर ये आगे बढ़ता है। 12 अप्रैल 1488 ईस्वी को करणी माता के आशीर्वाद से जो अक्षय तृतीया आती है, वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। तो बीकानेर शहर की यहाँ पर इन्होंने नींव रखी और बीकानेर शहर को अपनी क्या बनाया? राजधानी बनाया। इस बात की जानकारी हमें एक दोहे के माध्यम से मिलती है कि 1545 सुद वैशाख सुमेर, थावर बीज थरपियो वीको बीकानेर। और अक्षय तृतीया पर यहाँ पर क्या उड़ाई जाती हैं? पतंगे उड़ाई जाती हैं। कहाँ पर? बीकानेर में। और करणी माता के आशीर्वाद कहा जाता है कि राव बीका को करणी माता का क्या था? आशीर्वाद था। और करणी माता ने इनको आशीर्वाद दिया था। विशेष कृपा थी करणी माता की इनके ऊपर कि बीका तेरो बीकाणो जोधा सवायो, यानी जोधा से भी क्या होगा? सवाया होगा, यानी आगे बढ़ेगा। ये आशीर्वाद दिया था किसने? करणी माता ने। देशनोक में करणी माता का मूल मंदिर बनाया। चूहों की देवी, सफेद चूहों को यहाँ काबा कहा जाता है। चारण जाति के लोग अपना पूर्वज मानते हैं इनको। ये चारणों की कुल देवी है। और करणी माता के अन्य मंदिर आपको अलवर, उदयपुर में भी मिलेगा। उदयपुर में रोपवे का नाम भी करणी माता के नाम पर ही है। इसके अलावा करणी माता का मूल नाम रिद्धिबाई था। ये नेड़ी गांव में आई थी और इनकी जो समाधि है वो दियात्रा गांव में इन्होंने समाधि ली थी। आधुनिक स्वरूप मंदिर का सूरत सिंह ने दिया था। चारणों की कुलदेवी है। और जो बीकानेर के राठौड़ हैं इनकी इष्ट देवी थी। राव बीका ने बीकानेर में लघु दुर्ग यानी बीकाजी की टेकरी का निर्माण शुरू करवाया, लेकिन ये निर्माण पूरा नहीं हो पाया था। बीकानेर में नागणेची माता का मंदिर बनाया और नागणेची माता का जो मंदिर है इसमें काष्ठ की मूल प्रतिमा है, जो बीका जोधपुर से अपने यहाँ पर लेकर आया, जूनागढ़ दुर्ग में स्थापित करवाया। और राव सिंहा का चंदन का सिंहासन, जोधा का राजमुकुट, भाला, तलवार आदि भी सभी कहाँ पर है? भाई जूनागढ़ दुर्ग में है। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण बाद में जाकर होगा राय सिंह के समय। तो यहाँ पर शुरुआत में इन्होंने नागणेची माता का मंदिर बना दिया था, लेकिन उसके पश्चात वहाँ पर जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण हो गया। ये सारी चीज़ें वहीं पर आपको मिलेंगी। ये था शुरुआती शासक राव बीका। राव बीका के बाद में आगे जो शासक बनेंगे 1504 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मृत्यु कब हुई? 1504 में। मृत्यु 1504 में हो गई राव बीका की। और इनकी मृत्यु के बाद में राव नरा बीका का पुत्र था राव नरा, ये शासक बना और ये मात्र 4 माह शासक रहा। 4 माह क्या रहा? शासक।
और उसके बाद में राव नरा के बाद में राव लूणकरण। कौन शासक बनेंगे? राव लूणकरण। और इनका शासनकाल रहेगा 1504 से 1526। 1504 से 1526 के मध्य राव लूणकरण का शासन रहेगा बीकानेर में। तो ये बीका के छोटे पुत्र और राव नरा के छोटे भाई थे और इनको जसनाथ जी के आशीर्वाद से राज्य की क्या हुई? प्राप्ति हुई। जसनाथ जी के आशीर्वाद से राज्य की प्राप्ति हुई। किसको? राव लूणकरण को। इसके अलावा इन्होंने 1509 में लोदरवा पर आक्रमण किया। लोदरवा जैसलमेर में पड़ता है। लोदरवा पर क्या किया? आक्रमण। लोदरवा पर आक्रमण किया और यहाँ का शासक जो स्वामी था मानसिंह, इसको पराजित कर दिया। मानसिंह को क्या किया? पराजित किया। मानसिंह को हराया। उसके बाद में इन्होंने जैसलमेर के रावल जेत सिंह को हराया, आक्रमण किया उसके ऊपर, सॉरी, जैसलमेर के रावल जेत सिंह पर आक्रमण किया और इसके साथ में क्या कर ली? संधि कर ली। और संधि करने के पश्चात अपनी पुत्रियों का विवाह किसके साथ में कर दिया? रावल जेत सिंह के साथ में कर दिया था। इसके अलावा 1512 में फतेहपुर के कायम खानियों, फतेहपुर ये सीकर में पड़ता है, कायम खानियों, और 1513 में नागौर के मोहम्मद खां को पराजित किया। मोहम्मद खां को क्या किया? पराजित किया। तो ये भी इनके शासनकाल के बारे में शुरुआती बातें हैं। फतेहपुर के कायम खानियों को पराजित किया, 1513 में नागौर के मोहम्मद खां को पराजित किया। इसके बाद में एक रचना है भाई, ये अपनी इतिहास में दानशीलता के लिए प्रसिद्ध है। इतिहास में किसके लिए प्रसिद्ध है? दानशीलता के लिए प्रसिद्ध है। कौन? राव लूणकरण। दानशीलता के लिए इतिहास में कौन प्रसिद्ध हुआ? राव लूणकरण प्रसिद्ध हुआ। और इनके बारे में जो रचना है करमचंद्र कीर्तनकम काव्यम, काफी लंबी रचना है भी, शब्द ध्यान रखेंगे। करमचंद वंशोत कीर्तनकम काव्यम, ये जयसोम ने लिखी थी। किसने लिखी थी? जयसोम ने। तो इस रचना में राव लूणकरण की तुलना कर्ण से की गई है। करमचंद्र वंशोत कीर्तनकम काव्यम में इनकी दानशीलता की जो तुलना है, राव लूणकरण की दानशीलता की तुलना, दानशीलता भी लिख सकते हैं, दानशीलता की तुलना किससे की गई है? कर्ण से की गई है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एक राव जेत सिरो छंद, बिट्ठू सुजा ने लिखा है राव जेत सिरो छंद। तो राव जेत सिरो छंद किसने लिखा? बिट्ठू सुजा ने। यहां लिख लीजिए बिट्ठू सुजा। राव जेत सिरो छंद किसने लिखा? बिट्ठू सुजा ने लिखा। तो राव जेत सिरो जो छंद रचना है उसमें राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा गया है। क्या कहा गया है? कलयुग का कर्ण कहा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, दोनों बातें। अपनी दानशीलता के लिए इतिहास में प्रसिद्ध हुआ राव लूणकरण,
करमचंद्र वंशोत कीर्तनकम काव्य में इनकी दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई है। और इसके अलावा राव जेतसिरो जो छंद है रचना बेठू सूजा की, उसमें इनको कलयुग का कर्ण की संज्ञा दी गई है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम। इन्होंने राव लोणकरण ने अपने नाम से ही लग रहा है लोणकरण सर, राव लोणकरण ने लोणकरण सर नगर स्थापित किया या बसाया, जिसको राजस्थान का राजकोट कहते हैं। राजस्थान का क्या कहलाता है? राजकोट, क्योंकि अत्यधिक मात्रा में यहाँ पर सर्वाधिक क्या होती है? मूंगफलियों का उत्पादन होता है, तो इस कारण से राजस्थान का राजकोट कहलाता है वर्तमान में क्या? लोणकरणसर। और इसके अलावा इन्होंने लोणकरणसर झील का निर्माण करवाया। लोणकरणसर झील का क्या करवाया? निर्माण। लोणकरणसर झील भी किन्होंने बनाई थी? तो ये राव लोणकरण ने ही बनाई थी, बीकानेर के शासक। इसके अलावा राव लोणकरण ने बीकानेर में लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर बनाया। किसका मंदिर बनाया? लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर बनाया। इंपॉर्टेंट है भैया, लक्ष्मी नारायण जी का क्या बनाया? लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर बनाया। यहाँ सोने चांदी के कपाट लगे हुए हैं। और लक्ष्मी नारायण जी के बारे में कहा जाता है कि बीकानेर के शासक इनको अपना क्या मानते हैं? राजा मानते हैं, अपना राजा मानते हैं लक्ष्मी नारायण जी को, और स्वयं को इनका दीवान मानते हैं। स्वयं को इनका क्या मानते हैं? दीवान मानते हैं। तो ये 3-4 बातें हैं। जो आपको ध्यान में रखनी है भाई। अपना लोक देवता ही मानते हैं लक्ष्मी नारायण जी को बीकानेर के राठौड़ शासक, अपना राजा मानते हैं लक्ष्मी नारायण जी को, और खुद को इनका क्या मानते हैं? दीवान मानते हैं। तो जब हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो राजस्थान के इतिहास में 3-4 बार ऐसी बातें आई हैं। जब हम मेवाड़ राज्य का इतिहास पढ़ रहे थे तो वहाँ पर एकलिंगनाथ जी के बारे में जानकारी आई थी कि मेवाड़ के राजा एकलिंगनाथ जी को अपना राजा मानते हैं, स्वयं को उनका क्या मानते थे? दीवान मानते थे। उसके बाद में हमने पढ़ा आमेर का कछुआ वंश, और उसमें गोविंद देव जी का मंदिर के बारे में जानकारी आई थी। तो गोविंद देव जी को आमेर के कछुआ शासक अपना राजा मानते थे और खुद को दीवान मानते थे उनका। यहाँ पर फिर चर्चा आती है बीकानेर में। बीकानेर के राठौड़ों में राव जो लोणकरण थे उन्होंने लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर बनाया बीकानेर में। तो लक्ष्मी नारायण जी को अपना राजा मानते थे बीकानेर के राठौड़, और स्वयं को इनका क्या मानते थे? दीवान मानते थे। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। और राव लोणकरण ने अपनी पुत्री का नाम बालाबाई, क्या नाम है? बालाबाई का विवाह किससे किया? तो ये विवाह किया था आमेर के पृथ्वीराज कछुआ से। आमेर के पृथ्वीराज कछुआ से। आमेर के पृथ्वीराज कछुआ से किया। आया था जब हमने आमेर पढ़ा था तो पृथ्वीराज कछुआ, वही पृथ्वीराज कछुआ जिन्होंने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी, और इनकी जो पृथ्वीराज कछुआ की पत्नी थी बालाबाई राव लोणकरण की पुत्री थी। तो कृष्णदास पेहारी ने इनके शासनकाल में गलता जी में रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की थी, और कृष्णदास पेहारी से ही वैष्णव दीक्षा ली थी बालाबाई ने। और इन्हीं के कहने पर इन्होंने आमेर में कौन सा मंदिर बनाया था? लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर बनाया था। किन्होंने? पृथ्वीराज कछुआ ने। और इनके 12 पुत्र थे। अपने 12 पुत्रों में उत्तराधिकार आशंका को समाप्त करते हुए सभी पुत्रों में अपने राज्य को बांट दिया था, जो 12 कोटड़ी के नाम से आमेर रियासत तत्कालीन समय में क्या हुई थी? प्रचलित हुई थी, जानी गई थी। ये वही
पृथ्वीराज का छुआ हैं, जिनसे राव लूणकरण ने अपनी पुत्री बालाबाई का क्या किया था, विवाह किया था। और उसके बाद में आगे आता है एक युद्ध आता है, ढोसी का युद्ध। ढोसी का युद्ध, ढोसी का युद्ध, और ये कब हुआ, 1526 में। ढोसी का युद्ध कब हुआ, 1526 में। और ये ढोसी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, तो ये राव लूणकरण, राव लूणकरण, राव लूणकरण और इसके अलावा नारनौल के नवाब, नारनौल के नवाब शेख अबी मीरा, 1526 में ढोसी का युद्ध हुआ नारनौल के नवाब शेख अबी मीरा और राव लूणकरण के मध्य। और इसमें कहा जाता है कि राव लूणकरण भाटियों और अन्य सरदारों के धोखे से क्या हो गया था, मारा गया था। क्या हो गया, मारा गया। तो ये इनके शासनकाल के बारे में जानकारी है। एक बार मैं 2 मिनट में पुनः रिपीट करवा देता हूं ताकि आपको इसमें किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन या समस्या न हो। राव लूणकरण पढ़ रहे थे, 1504 से 1526 इनका शासनकाल रहेगा। और जो लोग संत थे जसनाथ जी, उनके आशीर्वाद से राज्य की इनको प्राप्ति हुई थी। जसनाती संप्रदाय इन्होंने चलाया था, जसनाथ जी ने। 1509 में लोधरवा पर आक्रमण किया, वहां के स्वामी मान सिंह को हराया। जैसलमेर पर आक्रमण किया, रावल जेतसी पर संधि कर ली और उनकी अपनी पुत्रियों का विवाह इनसे कर दिया। 1512 में फतेहपुर के कायम खानियों को हराया। 1513 में नागौर के मोहम्मद खां को पराजित किया। ये भी ध्यान रखना, मोहम्मद खां को पराजित किया और अपनी दानशीलता के लिए इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। इसके कारण क्रमचंद्र वंशोत्कीर्तनकम काव्यम जो रचना है जयसोम की, उसमें इनकी दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई है। राव जेतसिरोचन जो बेठू सुजा ने लिखा है, इसमें इनको कलयुग का कर्ण कहा गया है। राव लूणकरण ने लूणकरणसर नगर बसाया जो राजस्थान का राजकोट कहलाता है वर्तमान में। लूणकरणसर झील का निर्माण करवाया। बीकानेर में लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर बनाया जिसके जो कपाट हैं, दरवाजे हैं, सोने चांदी से निर्मित हैं। लक्ष्मी नारायण जी को बीकानेर के राजा अपना शासक मानते हैं, राजा मानते हैं, खुद को इनका दीवान मानते हैं। और राव लूणकरण ने अपनी पुत्री बालाबाई का विवाह मेर के पृथ्वीराज कछवाहा से किया। ढोसी का युद्ध हुआ 1526 में, जिसमें राव लूणकरण और नारनौल के नवाब शेख अबी मीरा के मध्य भिड़ंत हुई, युद्ध हुआ और इसमें भाटियों और अन्य सरदारों के धोखे से राव लूणकरण 1526 ईस्वी में मारा गया था। और उसके बाद में 1526 में आगे जो शासक बनेंगे वो कौन बनेंगे, वो बनेंगे राव जेतसी। कौन बनेंगे, राव जेतसी। 1526 से लेकर 1541 तक शासक रहेंगे। 1526 से लेकर 1541 राव जेतसी। इनके बारे में ये जानकारी मिलती है कि इन्होंने अपने पुत्र कुंवर कल्याणमल को राणा सांगा की सहायता हेतु, राणा सांगा की ससैन्य सहायता यानी सेना सहित सहायता की थी इन्होंने, हेतु भेजा था। किसमें भेजा, खानवा के युद्ध में। किसमें भेजा था भाई, खानवा के युद्ध में। 17 मार्च 1527 को खानवा का क्या हुआ था, युद्ध हुआ था और उसमें बाबर विजयी हो गया था, राणा सांगा पराजित हो गए थे। तो अपने पुत्र कुंवर कल्याणमल को राणा सांगा की ससैन्य सहायता हेतु इन्होंने भेजा था खानवा के युद्ध में, लेकिन राणा सांगा क्या हो गए थे, पराजित हो गए थे। उसके बाद में हम आगे देखते हैं इनके शासनकाल में 1534 में
जो भारतवर्ष का सम्राट था हुमायूं, और हुमायूं का भाई था कामरान। क्या नाम था? कामरान। कामरान इसने किसके ऊपर आक्रमण कर दिया? बीकानेर पर आक्रमण कर दिया और अपनी अधीनता स्वीकार करवाने का आदेश दिया किसको? राव जेतसी को। बीकानेर पर क्या किया? आक्रमण। इससे पहले भटनेर पर वह अधिकार कर चुका था। कामरान कहाँ अधिकार कर चुका था? भटनेर पर। भटनेर पर अधिकार कर चुका था और फिर आगे बढ़ाई। आपको पता है कि जो बाबर थे उसके पुत्र थे हुमायूं, और हुमायूं 4 भाई थे भाई हुमायूं। इसके अलावा कामरान, अस्करी, हिंदाल। तो हुमायूं भारतवर्ष का सम्राट बना, बाकी भाई क्या हो गए? नाराज हो गए, तो उनको अलग अलग क्षेत्र दे दिया गया था। कामरान को काबुल वाला क्षेत्र दिया गया। हुमायूं खुद दिल्ली का शासन लेते हैं। मेवात वगैरह का जो इलाका था वो हिंदाल और अस्करी के हिस्से में आ गया था। इस प्रकार उनको संतुष्ट कर दिया गया। तो कामरान अपने राज्य की सीमा को बढ़ाना चाहता था, आगे से आगे कहने का मतलब काबुल, कंधार के इलाके से आगे बढ़ना चाहता था। तो इसी उद्देश्य से उसने भटनेर पर अधिकार कर लिया और फिर बीकानेर पर आक्रमण करके बीकानेर के ऊपर अधिकार करना चाहता था। तो इसको संदेश, राव जेतसी को संदेश पहुंचाया कि मेरी अधीनता स्वीकार करें, लेकिन राव जेतसी ने इसकी अधीनता स्वीकार नहीं की और उसके पश्चात एक युद्ध हुआ, राप्ती घाटी का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? राप्ती घाटी का युद्ध 1534 में। राप्ती घाटी का युद्ध 1534। राप्ती घाटी का युद्ध हुआ 1534 में। तो इस राप्ती घाटी के युद्ध में राव जेतसी ने किसको पराजित किया? कामरान को पराजित किया। जो हुमायूं का भाई था इसको क्या किया? पराजित किया। इस बात की, राव जेतसी की जो विजय हुई, यहां पर विजय हुई, और इस बात की जो हमें जानकारी मिलती है वो कहां से मिलती है? तो जानकारी मिलती है राव जेतसिरो छंद। राव जेतसिरो छंद, उसमें इस बात की क्या मिलती है? हमें जानकारी मिलती है। जो किसने लिखा है? बिठू सुजा ने लिखा है। राव जेतसिरो छंद बिठू सुजा ने लिखा है। उसमें इस बात की जानकारी मिलती है कि राव जेतसी ने राप्ती घाटी के युद्ध में 1534 में हुमायूं के भाई कामरान को पराजित किया था। और फिर राव जेतसी ने यहाँ का जो प्रशासन है, प्रशासन किसको दिया था? प्रशासन सौंपा था भोजराज कुंपावत को। किसको दिया? भोजराज कुंपावत को, यानी इन्हीं का प्रतिनिधि था, सेनापति। इनको यहाँ का प्रशासन सौंप दिया था राव जेतसी ने। फिर आगे जाकर 1541 में एक युद्ध होगा, पाहेबा साहेबा का युद्ध। पाहेबा या साहेबा, ये मैदान पड़ता है गंगानगर में। तो पाहेबा साहेबा का युद्ध हुआ 1541 में। 1541 में। और ये पाहेबा साहेबा का युद्ध किन किन शक्तियों के बीच में होगा? तो ये होगा एक तरफ राव मालदेव। राव मालदेव ये जोधपुर के शासक और बीकानेर के शासक हैं। कौन? राव जेतसी। इनके बीच में ही ये युद्ध हुआ था भाई। और राव मालदेव के सेनापति थे जेता और कुंपा। कौन थे? जेता और कुंपा सेनापति। और इसमें पाहेबा साहेबा के युद्ध में राव जेतसी क्या हो गया था? मारा गया था। क्या हो गया? मारा गया। राव जेतसी मारा गया और इनकी मृत्यु के पश्चात मालदेव का बीकानेर पर क्या हो गया? अधिकार। बीकानेर पर क्या हो गया था? मालदेव का अधिकार हो गया। और बीकानेर का प्रशासन मालदेव ने किसको सौंप दिया? कुंपा को सौंप दिया था। जो इनके सेनापति थे ना कुंपा, उनको सौंपा। तो ये जानकारी भी हमें इतिहास में इनके बारे में मिलती है। मारवाड़ राज्य का इतिहास हम पढ़ रहे थे तो उसमें भी इस बात की जानकारी देखने को मिली थी। पाहेबा साहेबा के युद्ध में राव जेतसी मारा गया, राव मालदेव विजयी हो गया और बीकानेर पर मालदेव का अधिकार हो गया। और बीकानेर का प्रशासन फिर मालदेव ने किसको सौंप दिया? अपने सेनापति कुंपा को सौंप दिया था। उसके बाद में
आगे आते हैं कौन, कल्याणमल। राव जेतसी के बाद में आते हैं उनके पुत्र कल्याणमल। तो राव कल्याणमल, राव कल्याणमल 1541 में इनके पिता की मृत्यु हुई, तो इन्होंने शासन प्राप्त किया और 1574 तक इन्होंने यहाँ का प्रशासन देखा, यानी बीकानेर के राजा रहे राव कल्याणमल 1541 से 1574। अब आपको पता है 1541 में राव जेतसी मारा गया था, बीकानेर पर राव मालदेव का अधिकार हो गया, कुंपा को बीकानेर का प्रशासन सौंप दिया था मालदेव ने। तो इस समय 1541 में भारतवर्ष का सम्राट था कौन, शेरशाह सूरी। कौन था, शेरशाह सूरी। तो ये शेरशाह सूरी के पास में जाता है कौन, कल्याणमल, और शेरशाह सूरी की क्या स्वीकार करता है, अधीनता, कि मेरा जो राज्य है मुझे आप दिलाई। मालदेव ने उसके ऊपर क्या कर रखा है, अधिकार कर रखा है। तो शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली किसने, राव कल्याणमल ने। और अधीनता स्वीकार की तो शेरशाह सूरी की सहायता से, इसकी सहायता से ये क्या बन गया, बीकानेर का शासक बन गया 1541 में। बीकानेर का क्या बन गया, शासक बना, बीकानेर का शासक बना। और उसके पश्चात एक युद्ध हुआ था, गिरी सुमेल का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध, जेतारण का युद्ध 5 जनवरी 1544 को हुआ था ये। उसमें इसने शेरशाह सूरी का साथ दिया था और उसमें मालदेव की क्या हुई थी, पराजय हुई थी, हार हुई थी। तो गिरी सुमेल के युद्ध में इसने किसका साथ दिया, शेरशाह सूरी का साथ दिया था, शेरशाह सूरी का साथ दिया, क्योंकि भैया अधीनता स्वीकार कर चुका था और इन्हीं के सहयोग से इनको बीकानेर का राज्य मिला था, तो देना ही था गिरी सुमेल के युद्ध में। और आपको ये भी पता है कि गिरी सुमेल, जब हम राष्ट्रीय दृष्टिकोण पढ़ते हैं तो चौसा का युद्ध 1539 में हुआ, 1540 में कन्नौज बिलग्राम का युद्ध हुआ और उसमें हुमायूं की हार हुई, शेरशाह सूरी जीत जाता है और उसके पश्चात हुमायूं भारत छोड़कर सिंध की तरफ प्रस्थान करने की तैयारी कर रहा होता है। तो मालदेव जो कहाँ का शासक था, जोधपुर का शासक था, वो हुमायूं को संदेश पहुंचाता है कि आप मेरे पास आए, मैं आपकी सहायता करूंगा। आश्वासन दिया सहायता का। फलोदी में आया, फलोदी तक आया था हुमायूं और अपने 3 दूत भेजे थे, किसके पास में, मालदेव के पास में, रायमल सोनी, अतका खां, इसके अलावा मीर सम्मद। और फिर मालदेव ने उसको आश्वासन दिया था कि मैं आपकी सहायता करूंगा, भारतवर्ष का पुनः आपको सम्राट बनाऊंगा, बीकानेर परगना देने का वादा किया। लेकिन हुमायूं अविश्वास के कारण फिर आगे बढ़ गया, अमरकोट होता हुआ कहाँ चला गया था, सिंध की तरफ चला गया था। इस बात की सूचना बीकानेर के कल्याणमल और मेड़ता के वीरमदेव ने किसको दे दी थी, शेरशाह सूरी को दे दी थी। और शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में बाद में जो संबंध थे वो क्या हो गए, तनावपूर्ण हो गए। और उसी का नतीजा निकला कौन सा, गिरी सुमेल का युद्ध, जो 5 जनवरी 1544 को हुआ और शेरशाह सूरी का साथ दिया कल्याणमल ने। अब देखिए आगे चलते हैं हम। 1570 में अकबर ने नागौर दरबार लगाया। अकबर ने क्या लगाया, नागौर दरबार। अकबर ने नागौर दरबार लगाया और इस नागौर दरबार में अधिकतर राजपूताने के शासक भारमल की सहायता से लगाया गया था। आमेर के शासक भारमल की सहायता से लगाया गया था। इसमें अधिकतर शासक, राजपूताने के अधिकतर शासक अकबर की अधीनता स्वीकार कर रहे थे, लेकिन कई शासक ऐसे थे जो अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे कौन कौन थे, रावचंद्र सेन यहाँ से वापस चला जाता है, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करता है। उसके बाद में आगे आपको पता है महाराणा प्रताप भी स्वीकार नहीं करेंगे और सिरोही के देवड़ा सुल्तान भी अकबर के विरोधी थे। तो 1570 में अकबर ने नागौर दरबार लगाया। तो राव कल्याणमल अपने दो पुत्रों के साथ में कहाँ गया, नागौर दरबार में। नागौर दरबार में गया
और ये दो पुत्र कौन कौन से थे? एक तो थे राय सिंह जी और एक दूसरा पुत्र था कौन सा? पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ दो पुत्रों के साथ में नागौर दरबार में गए और अकबर की क्या कर ली? अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर की क्या स्वीकार की? अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर की अधीनता स्वीकार की और अपने दोनों पुत्रों राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर की सेवा में आगरा भेज दिया। अकबर की सेवा में कहां भेज दिया? आगरा। अकबर की सेवा में आगरा भेज दिया राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ को। तो आप कह सकते हैं नागौर दरबार में उपस्थित हुआ राव कल्याणमल अपने दोनों पुत्रों के साथ में अकबर की अधीनता स्वीकार की, अपने दोनों पुत्रों राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इनको अकबर की सेवा में हमेशा हमेशा के लिए भेज दिया था। तो मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर का प्रथम शासक कौन था भाई? राव ये कल्याणमल। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला या अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर का पहला जो राठौड़ शासक हुआ वो कौन हुआ? राव कल्याणमल हुआ। ठीक है। और उसके बाद में इनके शासनकाल के बारे में और कोई विशेष बातें नहीं मिलती हैं। इनकी मृत्यु कब हुई? 1574 में। 1574 में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद में इनके जो बड़े पुत्र हैं राय सिंह वो क्या बनेंगे? बीकानेर के शासक बनेंगे। तो ये बातें भी इतिहास में आपको ध्यान में रखनी है। एक बार पुनः मैं इनको रिपीट करवा देता हूँ। राव कल्याणमल 1541 से 1574 तक इनका शासनकाल रहेगा और इन्होंने तत्कालीन भारत के सम्राट शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली और शेरशाह सूरी की सहायता से बीकानेर का क्या बना? ये शासक बना था। गिरी सुमेल के युद्ध में 5 जनवरी 1544 को हुआ गिरी सुमेल का युद्ध, जेतारण का युद्ध। इसमें शेरशाह सूरी का साथ दिया किसने? राव कल्याणमल बीकानेर ने। और मालदेव के बारे में जो सूचना थी, मालदेव और हुमायूं के बारे में जो संवाद था, उसकी सूचना भी राव कल्याणमल ने शेरशाह सूरी तक पहुंचाई थी और उसी का नतीजा निकला था गिरी सुमेल का युद्ध। 1570 में फिर अकबर ने दरबार लगाया, कौन सा? नागौर दरबार लगाया और इसमें जो बीकानेर के शासक थे राव कल्याणमल अपने दो पुत्रों के साथ में पहुंचे, राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ के साथ में, और अब अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली या मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। तो अपने दोनों पुत्रों को जब मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली तो अपने दोनों पुत्रों को अकबर की सेवा में कहाँ भेज दिया? आगरा भेज दिया था। कहाँ भेज दिया? आगरा भेज दिया था, यानी अकबर के संरक्षण में छोड़ दिया राव कल्याणमल ने अपने दोनों पुत्रों को। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि बीकानेर के उस राजा का नाम बताइए जिसने पहली बार मुगलों की अधीनता स्वीकार की, तो कौन था? राव कल्याणमल था। और उसके पश्चात 1574 में इनकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। कल्याणमल की मृत्यु कब हुई? 1574 में। दोस्तों, हम आगे शासक पढ़ने वाले थे, राय सिंह पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में भी कुछ बातें करने वाले थे, लेकिन समय थोड़ा कम है, इसके कारण बाकी जो बातें हैं हम आगे करेंगे। आज की क्लास के लिए हमारा दृष्टिकोण यहीं पर रहेगा, यहीं तक हम सीमित रखते हैं। बाकी जो बचे हुए राजा हैं बीकानेर के राठौड़ वंश के, उनके बारे में हम अपनी अगली नेक्स्ट क्लास में इनके बारे में अध्ययन करेंगे।